मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिक्स का 5th सेमेस्टर का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपन 30,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब पहुंचने वाले हैं, तो प्लीज भाई चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब बटन को दबा दो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर से भाई जाकर खरीद लो अगर कुछ खरीदना चाहते तो। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर कोई पीडीएफ वगैरह डालनी होगी तो मैं वहां पर जरूर से डाल दूंगा। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करें भाई, सबसे पहले आपको तो ये बात बता देना चाहता हूँ, ये पेपर आपका भाई मेजर पेपर है। अगर आपको वैसे तो पता होगा, आप अब 5th सेमेस्टर में आ गए हो, लेकिन फिर से बता देता हूँ, पिछली बार चोट खाकर आए हो आप। 3 मेजर पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका पूरा सेमेस्टर बर्बाद हो जाता है। समझ, पूरा सेमेस्टर आपको फेल कर दिया जाता है। पिछले सेमेस्टर में आपको कितनी चुनौतियों का सामना किया आपको पता ही है। पेपर की बात करूं तो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, कौन से रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए कितने नंबर का पेपर देखने को मिलेगा भाई? 80 नंबर का। कितने नंबर का पेपर देखने को मिलता है? 80 नंबर का देखने को मिलता है। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 32 नंबर। कितने नंबर चाहिए भाई आपको पास होने के लिए? मात्र और मात्र 32 नंबर चाहिए। तो रेगुलर वालों को पेपर 80 नंबर का, पास होने के लिए आपको 32 नंबर के लिए लड़ाई लड़नी है। अब अगर अपन बात करूं आपके सामने नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों की, तो आपके लिए पेपर होगा 100 नंबर का। आपको 20 नंबर जो इंटरनल एग्जाम के होते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई? 40 नंबर। तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखो एग्जाम पैटर्न तो सेम ही रहता है, बस प्रश्नों की जो संख्या, प्रश्नों का जो नॉन कॉलेज वालों के लिए जो प्रश्न होते हैं ना, उनकी थोड़ा, उनका 15 का आता है, आपका 20 का आता है, बस इतना ही फर्क है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप। आपके पेपर की पैटर्न की बात करूं तो प्रश्न 2 भागों में आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट के हिसाब से कितने आते हैं? 10 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 10 देखने को मिलते हैं। और 10 के 10 को करना आपको अनिवार्य होता है। कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। अपने अच्छे से दिमाग में डालो, 10 प्रश्न आपके आते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को अनिवार्य होता है करना। और कितने लाइन में करना आपको? 3 से 4 लाइनों में आपको उनका सोल्यूशन बनाना होता है। कितने लाइन में? 3 से 4 लाइनों में आपको उनका सोल्यूशन बनाना होता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें तो अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कुछ लिखने को मिलते हैं प्रत्येक यूनिट से 2-2। कितने? प्रत्येक यूनिट से 2-2 देखने को मिलते हैं। उसमें से आपको जो पसंद आए वो एक प्रश्न आपको करना है। क्या करना है? जो आपको पसंद आए एक प्रश्न आपको करना होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? एक प्रश्न आप कर लेना। अगर कुल पेजेस की बात करूं आपके सामने तो 17 से ज्यादा पेजेस आपको हर हाल में भर के आने हैं। समझ में आ गया? जो प्रश्न दे रहा हूं अच्छे से कर लेना, 17 से ज्यादा पेजेस भर के आओगे तभी पास होगे, वरना बहुत मुश्किल चांसेस है भाई। आपको पता है कैसे कॉपी जांच करते हैं ये। यूनिट फर्स्ट की बात करें, नेटवर्क थ्योरम्स एंड रेक्टिफायर्स और डायोड से संबंधित प्रश्न। यूनिट फर्स्ट का जो प्रश्न है, नेटवर्क थ्योरम, रेक्टिफायर और डायोड से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें, किरचॉफ के नियमों को, किरचॉफ के नियमों का कथन कर उन्हें सत्यापित कीजिए तथा उनको, उनके उपयोग करते हुए जाल में धारा को विवरण को समझाइए। तो इस प्रश्न में आपको क्या बताना है? किरचॉफ के नियम को बताना आपको। अगर प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो इसमें आपके सामने किरचॉफ के नियम के बारे में पूछेगा कि भाई किरचॉफ का नियम था तो वो क्या था, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? तथा इसका उपयोग करते हुए इसके जाल के धारा में बताइए। लॉन्ग टाइप आएगा तो दोनों चीजें पूछ सकता है कि उसका उपयोग और धारा में किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। स्टेट एंड वेरीफाई, स्टेट एंड वेरीफाई द किरचॉफ लॉ एंड एक्सप्लेन द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेटवर्क। तो आपको क्या बताना है? क्या एक्सप्लेन करना आपको? किरचॉफ का जो लॉ उसके बारे में बताना है और एक्सप्लेन करना है करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कोई नेटवर्क में, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि दक्षता व उर्मिका गुणांक का व्युत्पन्न कीजिए तथा तरंग उद्र तरंग दृष्टकारी की तुलना कीजिए। क्या बताना आपको? पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ बनाकर उसकी कार्यविधि दक्षता तथा उर्मिका गुणांक का आपको व्युत्पन्न करना है। क्या करना है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, उसके परिपथ को बनाकर उसकी कार्यविधि बतानी है। क्या बतानी है?
फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी जो कार्यविधि किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में बताना है, उसकी दक्षता और उसकी उर्मिका गुणांक के बारे में बताना है, उसकी एफिशिएंसी बतानी है और उसकी उर्मिका गुणांक होता है उसके बारे में आपको बताना है। अगला वाला है आपको डिराइव करना है एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर के बारे में और कंपेयर करना है हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो अच्छा प्रश्न है, देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अगर प्रश्न आएगा तब तो पूरा का पूरा पूछा जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट टाइप में आएगा तब आपके सामने इसको फुल वेव या हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है इसकी आपके सामने फुल फॉर्म वो पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे एफिशिएंसी भी पूछा जा सकता है और रिपल फैक्टर भी पूछा जा सकता है, दोनों चीजें पूछी जा सकती है, एफिशिएंसी पूछ सकता है या रिपल फैक्टर भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, अधिकतम शक्ति संचरण परिमेय का कथन कर सिद्ध कीजिए तथा उपयुक्त व्यंजन उत्पन्न कीजिए। क्या करना है, स्टेट एंड प्रूव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड डिराइव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर। क्या करना आपको, अधिकतम शक्ति संचरण परिमेय के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, अधिकतम शक्ति संचरण परिमेय क्या होती है उसके कथन के बारे में बताना है, सिद्ध करना है उपयुक्त व्यंजक उत्पन्न किस प्रकार से होता है, स्टेट एंड प्रूव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड डिराइव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर। तो आपको स्टेट और प्रूव करना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है और डिराइव करना है मैक्सिमम पावर क्या होती है इसके बारे में। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, ट्रांजिस्टर एंड बायसिंग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। किसके बारे में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसमें ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अभिलक्षणों की वक्रों के बारे में व्याख्या करनी है, वर्णन करना है तथा सक्रिय सतत व कट ऑफ के जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में बताना है। क्या बताना है, सक्रिय सतत एवं कट ऑफ क्षेत्र के बारे में क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन ए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड डिस्क्राइब द एक्टिव सैचुरेशन ऑफ कट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और डिस्क्राइब करना है एक्टिव सैचुरेटेड और कट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रीजन्स के बारे में। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 की, ट्रांजिस्टर बायसिंग की आवश्यकताओं को समझाइए तथा स्थायित्व गुणांक एस के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। एक्सप्लेन द नीड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर एस। क्या करना आपको, एक्सप्लेन करना है नीड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर एस को। ट्रांजिस्टर बायसिंग की आवश्यकता क्या होती है और इसमें स्थायित्व गुणांक एस के व्यंजक को आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना आपको। क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर एफईटी की संरचना, स्थायित्व व लक्षणों वक्रों की वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफईटी। क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर की संरचना कैसी होती है, स्थैतिक अभिलक्षण वक्रों के बारे में आपको वर्णन करना है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, करके चले जाना भाई। यूनिट नंबर 3 की बात करें, एम्पलीफायर एंड फीडबैक से संबंधित, ऋणात्मक पूर्ण निवेश नेगेटिव फीडबैक के सिद्धांत को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि इसके प्रवर्तक का स्थायित्व में सुधार कैसे होता है। क्या बताना है, ऋणात्मक पुनर्निवेश नेगेटिव फीडबैक के सिद्धांत को बताना है तथा सिद्ध करना है कि इसका प्रवर्तक स्थायित्व में कैसे सुधार होता है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड शो हाउ इट इंप्रूव द एम्पलीफायर स्टेबिलिटी। क्या बताना है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, शो करना है कैसे इंप्रूव करता है एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को। अच्छा प्रश्न है, करके चले जाना। आरसी युग्मित प्रवर्तक का परिपथ बनाकर इसकी आवर्ती अनुक्रिया का वर्णन कीजिए। ड्रा द आरसी कपल एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो आरसी के युग्मित प्रवर्तक के परिपथ बनाकर इसकी आवर्ती अनुक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अच्छा प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, निवेशी, निर्गम प्रतिबाधा के व्यंजक को उत्पन्न कीजिए। डिराइव द करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट एंड आउटपुट इंडिपेंडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट इंडिपेंडेंस क्या होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से, उससे संबंधित आपको बताना है। ट्रांजिस्टर प्रवर्धन में धारा लाभ क्या होती है, वोल्टेज लाभ क्या होती है, निवेशी व निर्गम प्रतिबाधा क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, जिसमें ऑसिलेटर एंड लॉजिक गेट से संबंधित प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है, कोपलित दोलित्र में कार्य प्रणाली समझाइए तथा दोलन आवृत्ति के व्युत्पन्न कीजिए। क्या करना है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कोलपिट्स ऑसिलेटर एंड डिराइव्स द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्या करना है, वर्किंग ऑफ कोलपिट्स एंड ऑसिलेटर के बारे में बताना है, डिराइव करना है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के बारे में। अगला वाला प्रश्न है,
होटले दौलत की कार्य प्रणाली समझाइए तथा दौलत की शर्तों पर ज्ञात कीजिए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ होटले ऑसिलेटर एंड डिराइव द कंडीशन ऑफ ऑसिलेटर के बारे में। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें। ए एंड डी और नैन गेट की कार्य प्रणाली, सत्यमन प्रणाली व बुलियन व्यंजक को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। एंड गेट की सर्वावित द्वार क्या है। एंड और एंड गेट के बारे में बताना है। ट्रूथ टेबल और प्रूव करनी है एंड गेट के यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव से संबंधित प्रश्न। अच्छे से एक एक प्रश्न को करके चले जाना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।